possible outcomes of a random experiment is called sample space. Throwing a dice 1 2 3 4 5 6, तो इसके सैंपल स्पेस ये होगा। जैसे मैंने आपसे बोला टॉसिंग 2 कॉइन्स, तो सैंपल स्पेस क्या हुआ? हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, तो ये इसका सैंपल स्पेस होगा। इसके बाद आप लिखिए इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स। If in an experiment, if in an experiment, if occurrence of every event has equal chance, then it is called equally likely outcomes. Equally likely outcomes. यदि किसी भी एक्सपेरिमेंट में हर एक इवेंट के अकर होने का केसेस आपके इक्वली लाइकली है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे एग्जांपल, इन टॉसिंग एंड थ्रोइंग द डाइस, occurrence of 1 2 3 4 5 6 are equally likely. सबके अक्रंस की केसेस से चांस सेम, सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/6 आएगी। तो ये क्या कहेंगे? इक्वली लाइकली आउट। इसको हम बोलेंगे इक्वली लाइकली आउट। अब लिखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, लिखना है इसको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होंगे बेटा? उसको एग्जाम देना, अभी तुम ऐसे पीटेगा तो क्या होगा? हैं? उसको एग्जाम दे लेना, उसके बाद पीट लेना आराम से। 2 or more events are said to be mutually exclusive. Be mutually exclusive if occurrence of one prevent the occurrence of all others. Prevent the occurrence of all others. Occurrence of one prevent the occurrence of all others. यदि कोई भी एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा इवेंट नहीं होगा। इसका मतलब ए और बी के बीच में कोई भी चीज कॉमन, या हम बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू
0, तो उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। तो 2 or more events are said to be mutually exclusive if occurrence of one prevent the occurrence of all others. यदि एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा इवेंट नहीं होता, तो उसको हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये सबसे ज्यादा काम में आएगा हमारे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं एग्जॉस्टिव इवेंट, exhaustive events. Two or more events are said to be exhaustive if their exhaustive if their union is a sample space. If their union is a sample space, या P A union B is equal to 1, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ये तो कुछ इवेंट हो गए जो हमारे काम में आएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब एक प्रॉब्लम है, मैंने पहले भी करवाई थी। हाँ, एग्जाम्पल देखो, in throwing a dice, event A equal to getting an odd number, event B getting an even number. अब देखो, ओड नंबर आने का मतलब है 135 और इवन नंबर आने का मतलब है 246। तो ए और बी के बीच में कोई चीज कॉमन है क्या? तो इसका मतलब ए और बी कौन सा इवेंट है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे कि तुम क्लास से अभी इसमें सीए की तैयारी कर रहे हो और तुम क्रिकेट खेलते हो, तो इन दोनों में कुछ चीज कॉमन है क्या? नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है। अच्छा, इनका तो ए और बी अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही है, लेकिन ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, तो सिंपल स्पेस आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब ये आपका एग्जॉस्टिव भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक इवेंट आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होगा और एग्जॉस्टिव भी होगा। ये वाला है आपका एग्जांपल, क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी और एग्जॉस्टिव। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इस तरह से। क्लियर? जल्दी जल्दी लिखते चलो। अब हम प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अभी हमने प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करी। बुक है किसी के पास? कोई गलती से लाया है कि कल की तरह लिया है? हाँ? गलतियां तो होनी चाहिए, अभी तो आदमी सीखेगा। तो भाई अब देखो क्या है कि हमने यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है, ये दो तरह से डिफाइन कर रखी है। एक तो होता है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। लास्ट टाइम पर मैंने थोड़ा सा आइडिया नहीं दिया था, लेकिन इस बारे में बता दूंगा। एक तो होता है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखो, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कुछ इस तरह की होती है। नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स, number of equally likely outcomes favorable to A, favorable to A,
डिवाइड बाय total number of equally likely outcomes. Total number of equally likely outcomes. बेटा इवनिंग में भी आपकी क्लास होगी, अभी आज के लिए, आज और कल के लिए, क्योंकि आपका ये वाला चैप्टर हमने कंप्लीट करना है कल सुबह तक, इसलिए। एंड दिस इज इक्वल टू, या फिर हम बोले नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव and equally likely outcomes favorable to A divided by total number of mutually exclusive and equally likely outcome. Mutually exclusive and equally likely events. Equally likely events. ये हो गया भाई, लिख लीजिए इसको। ये हमारी क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है भाई। इस डेफिनेशन को हम बोलते हैं, दिस डेफिनेशन इज टर्म्ड एज प्रायरी डेफिनेशन। भाई प्रायरी डेफिनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें प्रायर नॉलेज है, हमें पहले से पता है, उसकी बेसिस पर ये आपका प्रायरी डेफिनेशन बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। सपोज मैंने इसको m अपॉन n माना, तो इक्वल टू m अपॉन n। दिस डेफिनेशन इज टर्म्ड एज प्रायरी डेफिनेशन। लिखो यहां तक, दिस इज क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है ये पूछा जाएगा बेटा, ये थ्योरेटिकल में। नाउ लिमिटेशंस ऑफ प्रायरी डेफिनेशन, देखो इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ प्रायरी डेफिनेशन। सबसे बड़ा लिमिटेशन तो ये है कि ओनली इक्वली लाइकली आउटकम्स के लिए यूज में आएगा, वो दूसरे के लिए यूज में नहीं आएगा। ठीक है, लिखो लिमिटेशंस। थ्योरी में कभी पूछ लिया जाए तो इस तरह से पूछा जाएगा। फर्स्ट लिमिटेशन, इट इज एप्लीकेबल ओनली, लिखो भाई, it is applicable only when the total number of event is finite. When the total number of events is finite. ये किसके लिए एप्लीकेबल है? जबकि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है? फाइनाइट है, इनफाइनाइट के लिए यूज में नहीं आएगा। तो ये इसकी पहली लिमिटेशन है। और दूसरा तो मैंने अभी बताया है कि कब किसके लिए यूज होगा, जब इक्वली लाइकली इवेंट्स हो। तो सेकंड डेफिनेशन, सेकंड लिमिटेशन लिखो इसकी। टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअली, या तो ये हुआ है टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स, यहां लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स। वहां पर टोटल नंबर, एक ही बात है, एक ही बात है। फेवरेबल लिख दिया ना, तो टोटल नंबर या नंबर लिख लो, एक ही बात, एक ही बात। चलो
outcomes equally likely outcomes favorable to A upon total number of, ये नीचे है बेटा पूरा, हाँ ये इसके साथ मत लिख देना. This definition is termed as priori definition. Is termed as priori definition. This definition is termed as priori definition. पहला लिमिटेशन लिख लिया आपने. It is applicable only when the total number of event is finite. जब टोटल नंबर ऑफ इवेंट फाइनाइट होंगे तब इसको यूज में लेंगे. सेकंड, it can be used only when the events are equally likely. ये तभी यूज होगा जब हम इसको इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे. थर्ड, इट हैज लिमिटेड फील्ड ऑफ एप्लीकेशन. लिमिटेड फील्ड ऑफ एप्लीकेशंस, कहां कहां भाई लिमिटेड फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, हर जगह यूज में नहीं होगा. लाइक कॉइन टॉसिंग, throwing a dice, ड्रॉइंग कार्ड्स etc. यहां पर ही यूज में आएगा ये. ड्रॉइंग कार्ड्स इस जगह इसको लिमिटेड फील्ड ऑफ एप्लीकेशन. तो ये 3 एप्लीकेशन पूछी जा सकती है कि इसकी क्या क्या लिमिटेशन है. 4 ऑप्शन में होगा, बताओ कौन कौन सी इसकी लिमिटेशन. तो लिमिटेशन क्या है कि जब फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट होंगे तभी यूज होगा, इक्वली लाइकली होगा तभी यूज होगा, और इसकी लिमिटेड फील्ड ऑफ एप्लीकेशन. अब भाई मुझे पता है कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू. और यदि प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट. और यदि PA इक्वल टू 1 है तो सर्टेन इवेंट. TA प्लस P नोट A हमेशा किसके इक्वल होगा, नोट A को क्या बोलते हो आप, A बार या A डेस. इसका मतलब कभी भी किसी का भी बाहर निकालना हो तो क्या निकालोगे, 1 माइनस. कभी भी किसी का भी बाहर निकालने होंगे तो 1 माइनस. ठीक है, लिख लीजिए. odds in favor of A. इसके बाद odds in favor of A. This is PA ratio PA bar. Odds in favor of A. Odds in against of A. This is PA bar ratio PA. Odds in against of A. Odds in against of A. PA bar ratio PA.
लिख लिया। अब इस पर कैसे प्रॉब्लम बनती है वो समझ लीजिए, क्योंकि इस पर प्रॉब्लम आने के चांसेस। ओड्स इन फेवर ऑफ ए और ओड्स इन अगेंस्ट ऑफ ए। पहली प्रॉब्लम की सपोज आपसे बोल दिया जाए पी ए इक्वल टू 3/7, व्हाट इज ओड्स इन फेवर ऑफ ए, बताएंगे सभी। 3:4। इसका मतलब 3 जने फेवर में है और 4 जने फेवर में नहीं। ये होता है इसका 3:7 का मतलब है 3 जने फेवर में है और 4 जने फेवर में नहीं है, तो इसको बोलेंगे ओड्स इन फेवर ऑफ ए। और यदि इसी का ओड्स इन अगेंस्ट ऑफ ए बोलोगे तो 4 जने फेवर में नहीं है, 4:3 हो जाएगा। 4:3। अब मैंने आपसे बोल दिया उल्टा, ओड्स इन अगेंस्ट ऑफ ए is m/n. What is the probability of a? n/m+. अब यहां पर आप फॉर्मूला मत याद रखो, फॉर्मूला याद रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगेंस्ट का मतलब है m अगेंस्ट में और n फेवर में, और प्रोबेबिलिटी हमेशा फेवर की निकलती है, तो n/m+, ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला मत याद रखो। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं एक और एग्जांपल, पी ए इक्वल टू P/Q, then what's its odds in against of A? गलत बोला बेटा, P+Q, Q माइनस P कितना हो गया, Q माइनस P इज टू P। अब ये चीज समझो कैसे आया ये। आपको प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, पहले इसका मतलब निकालो। P फेवर में है, टोटल Q है, तो फेवर में कितने नहीं है, Q माइनस P। P फेवर में है और Q माइनस P फेवर में, और मेरे को अगेंस्ट निकालना है तो Q माइनस P इज टू P। पहले मतलब निकालो, डायरेक्ट मत लिखो। इसका मतलब है ये फेवर में है, ये टोटल है, प्रोबेबिलिटी गिवन है ना, तो ये फेवर में है और ये टोटल है, तो कितने जने फेवर में नहीं है, Q माइनस P। तो आपको क्या निकालना, अगेंस्ट, तो Q माइनस P इज टू P ऐसे। तो ये हो गया भाई हमारा ओड्स इन फेवर ऑफ ए और ओड्स इन अगेंस्ट ऑफ ए। इसके बाद लिखिए सेकंड डेफिनेशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। This is given by PA equal to limit n tends to infinite FA upon n। लिखो लिमिट n tends to infinite FA upon n। क्या पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो पिछली बार मैं जब भी तो बोल रहा हूँ, पिछली बार नहीं बताया था, अब बता रहा हूँ। स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी आ गया, तो फिर PA इक्वल टू लिमिट, इसको बोलते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं, लिमिट टू इनफाइनाइट, मतलब n इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, FA अपॉन n, मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट इनफाइनाइट। n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है, इनफाइनाइट।
इसका मतलब ये होता है कि जैसे ए है तो नंबर ऑफ इवेंट इनफाइनाइट है, उनमें से ए इवेंट, एफ ए मतलब ए फ्रीक्वेंसी, वो इसको फॉलो कर रही है। तो ये हो गया, उसमें से आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, जिसमें आपको बोल रहा हूँ 1000 केस है, 1000 केस में से 200 डिफेक्टिव है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 200/1000। और 1000 तो ठीक है, यदि लेकिन मैंने बोला 10 लाख है तो वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, बहुत ज्यादा है। 10 लाख में से 10 बल्ब डिफेक्टिव है, तो फिर वही वाली प्रोबेबिलिटी लगती है। दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। बस फॉर्मूला याद रखो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ ए अपॉन। एक मिनट, क्या ये लिमिट, LIM, लिमिट का मतलब होता है वो उसकी तरफ जा रहा है। अब ये मैथ्स वाले समझते हैं, नॉन मैथ्स वालों को अभी दिक्कत आएगी। बस आप तो समझो इसका मतलब होता है लिमिट। मैथ्स वाले कहाँ है भाई? प्रतीक, कभी ऐसा सुना था? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अच्छा, क्लास 11 में था लिमिट्स पूरा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट मतलब n किसकी तरफ जा रहा है? इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, f अपॉन। दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब ये यूज कहां होती है? जैसे मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूं तुम्हें, वेजेस ऑफ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, ये गिवन है आपको। अरे निकालना बड़ा इजी है, बस ये फॉर्मूला याद रखो आप तो, कि स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ये होती है बस। इससे हमें कोई मतलब नहीं कि क्या है, वो पूछेगा कि भाई स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते कि नहीं करते? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज हो रही है प्रोबेबिलिटी। उसमें क्या होता है, इवेंट क्या होता है, बहुत सारे आपके, बहुत सारा मतलब इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है वहां पर। नंबर ऑफ वर्कर्स 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी आप पढ़ चुके हो, आपको पता नहीं है कब पढ़ी है, सब पढ़ चुके हो। ऐसा नहीं है कि मैथ्स वाले ही पढ़े, सब पढ़ चुके हो। वो अलग बात है कि फॉर्मूला ये नहीं पढ़ा, लेकिन इस तरह की प्रोबेबिलिटी आप पढ़ चुके हो क्लास 9। क्या बात कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ क्लास 9। 110, 120, 15, 23, 36, 42, 17, 12, 5। अब ये बोल रहा है इफ ए वर्कर इज सेलेक्टेड, if a worker is selected at random from the group of workers, from group of workers, what is the probability that his wages is less than ₹80? His wages is less than ₹80। बताओ भाई, तो टोटल जने कितने हैं? काउंट करो नीचे की फ्रीक्वेंसी। 150 है, और उसमें से 80 से कम कितने लोग हैं? इन तीनों को काउंट करो। तो इसका आंसर आ गया 37/75। बस इस तरह की प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी है आपकी स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। टोटल आपके 150 है, जिसमें अलग अलग ग्रुप में अलग अलग स्टूडेंट है। तो आपसे बोला कि भाई 80 से कम कितने लोग हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो टोटल 150 है, उसमें से 74 इसमें। अब मैं बोल रहा हूं तुमसे, वैसे ही पूछा हूं, 80 और 100 के बीच में क्या प्रोबेबिलिटी है वेजेस की?
42 प्लस 17 59 अपॉन 150, बस सिंपल। अच्छा, मोर देन 100 की क्या प्रोबेबिलिटी? 17 अपॉन 150। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। लिख लीजिए इसको। बेटा कंटिन्यूड क्लास इवनिंग में 6 to 7 ऑनलाइन कनेक्ट कर लेना। 6 to 7 भी होगी आज, कंटिन्यूड रहेगी इससे आगे। परसों है कल है? हाँ, परसों देना है क्या? तुम्हारा परसों फ्री है क्या? कोई टेस्ट नहीं है क्या भाई? तुम्हारा नहीं है? 11 को ले लो। अभी तुम्हें इसके बाद तुम्हारी किसकी क्लास है? और फिर उसके बाद फ्री, टेस्ट नहीं है ना कुछ भी? कल था ना? नहीं, मैं तो कल भी ले लूँ, बताओ तुम मुझे, लेकिन कल फिर थोड़ा जल्दबाजी करनी पड़ेगी। परसों ले लेते हैं ताकि आराम से कंप्लीट होगा। फिर अगला टेस्ट मैं मंडे को लूंगा, हो सकता है क्योंकि मैं मंडे को बाहर हूँ, तो उस दिन टेस्ट लेंगे। ठीक है? हाँ, वो तो बस लास्ट टेस्ट है, फिर उसके बाद तो मेजर चालू है। चलिए देखो आगे। अरे देखो, कल की बात तो गुस्सा होने वाली बात, तो वो देवेंद्र पे गुस्सा हो रहा था, इसलिए मेरे को और था। तुम्हारे मर्जी है जैसा अटेंड करो। उसने बोला मुझे मैथ्स नहीं पढ़नी। फोन नहीं करा, किसी ने बोला मुझे? अरे मैं वो नहीं बोल रहा, किसी ने मुझे आके ये बोला कि देवेंद्र ने ये बोला है मुझसे कि मुझे मैथ्स नहीं पढ़नी है। किसमें? तो अभी तो आई नहीं रे मार्क्स। आ जाएंगे। अच्छा, अभी एक साथ ही निकालेगा पूरा। तेरे मैथ्स में थी, फिर तेने ली नहीं 11 12 में? पागल है क्या? क्यों नहीं लेने दी भाई? कौन सा स्कूल है ऐसा? अकलंग में कैसे नहीं लेने दी? मेरी स्टूडेंट है, अभी उसने ले रखी है कॉमर्स के साथ। बहुत नुकसान कर लिया बेटा तेने। अच्छा, अब मैं एक एक एक्सपेरिमेंट ले लेता हूँ जल्दी जल्दी। कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो कितने केस आएंगे? 2। 4 केस आ जाएंगे एक बार टॉस करेंगे। 2 बार टॉस करेंगे तो? 3 बार टॉस करेंगे तो 8। 6 मत बोलना, 2 की पावर चलता रहता है। अब प्रॉब्लम इस तरह की पूछी जाएगी, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड, देखो 2 times, find the odds in against of getting one head.
odds in against of getting one head, एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी? अब एक हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 2/4। भाई इसके सैंपल स्पेस ये होते हैं, किसी को नहीं पता हो तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब एक हेड कितनी बार आ रहा है? तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अब odds in against, एक अगेंस्ट में और एक 1:1। इसकी है ना odds in against कितना होगा? 1:1। ये हो क्लियर है? लिखो if a coin is tossed 3 times, find the probability of getting at most 2 head, at most 2 tails बोल लो, एक ही बात, at most 2 tail। कौन बताएगा भाई ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? गलत, गलत, 3/8 गलत, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आने चाहिए, गलत, गलत, 7/8। एटमोस्ट का मतलब ये होता है बेटा, तुमने जो गलती की है वो मैं बता देता हूँ। एटमोस्ट का मतलब है कि कम से कम 0 भी आ सकता, तुमने 0 वाला इंक्लूड नहीं किया। या तो एक भी हेड नहीं आएगा, टेल नहीं आएगा, या तो एक भी हेड टेल नहीं आएगा, या एक टेल आएगा या 2 टेल आएंगे। अब आपके टोटल केस होते हैं देखो 8। ये होते हैं हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। उसने बोला है आपसे कम से कम 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आने चाहिए, मतलब ये सारे केस ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आने चाहिए, मतलब जिसमें मैंने वो लगाया ये, या तो ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आए या 1 टेल आए या एक भी नहीं। तो इसका मतलब कितने केस हो गए? 7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 7/8। आ गया समझ में सबको? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मतलब कम से कम 0 भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा का मतलब होता है कम से कम 0 भी चलेगा। जनरल प्रॉब्लम ज्यादा आती है प्रोबेबिलिटी पे, मैं पहले भी बोल चुका हूं तुम्हें, जनरल प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। डाइस, वन टाइम थ्रो तो आपको पता है, ठीक है, उसको कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। 2 टाइम थ्रो में अब इसमें जो याद रखने वाली बात है वो इंपॉर्टेंट ये है कि सबका सम क्या क्या है, बस सम ये लिख लीजिए भाई सभी, सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस, इवेंट्स, नंबर